Hello student, I Dr. Archana Singh welcomes you all to our educational channel। आज मैं वातला या वातकी योनि व्यापद एंड एंडोमेट्रियोसिस के बारे में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट वातला योनि व्यापद। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 30 में वर्णन किया है। वातल आहार चेष्टाया वातलाया समीरणः कि वात प्रकृति, वातलाया मतलब वात प्रकृति की स्त्री अगर वातल आहार और चेष्टा करती है, वातल आहार चेष्टा अर्थात वात बढ़ाने वाले वात प्रकोपक आहार विहार चेष्टा करती है तो समीरणः विवृद्धो योनिम आश्रित्यम, उसकी वजह से क्या होता है, समीरण मतलब वायु वृद्ध होके योनि में आश्रित हो जाती है। योनि में आश्रित होके वो योनिस्तोदम सवेदनम, योनि में तोद और वेदना के साथ साथ स्तंभ कर देती है। पिपीलिका सृप्तिमेव, पिपीलिका मतलब चींटियाँ, चींटियों के चलने की जैसी अनुभूति होती है योनि रीजन में। कर्कशता होती है कर्कशताम तथा करोति सुप्तिम आयासम, तथा सुप्ति वहाँ पे योनि रीजन में नंबनेस जैसा कर देती है। आयास होता है, पूरे शरीर में आयास थकावट जैसा लगता है। वातजाश्च अपरान गदान, तथा वात से होने वाले अन्य व्याधियाँ, गदा मतलब व्याधियाँ, अन्य व्याधियों को उत्पन्न करती है। सा स्यात् सशब्द रुक फेन तनु रुक्ष आर्तव अनिलात, अनिलात मतलब वायु की वजह से, वात की वजह से, शब्द के साथ, रुक मतलब पेन के साथ, फेन झाग युक्त, तनु रुक्ष आर्तव स्राव करती है। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र 38 में वर्णन किया है। वातला कर्कशा स्तब्धा शूल निस्तोद पीड़िता, कि जो ये वातला योनि व्यापद होती वो वातला कर्कशा होती है, स्तब्धा शूल तथा तोद युक्त होती है। आचार्य चरक के अनुसार निदान संप्राप्ति कि वात प्रकृति की स्त्री वातल आहार विहार चेष्टा करती है तो इसकी वजह से क्या, वायु वृद्ध होके योनि प्रदेश में जाके वातला योनि व्यापद करती है। इसके लक्षण है, इसमें स्थानिक लक्षण, सार्वदैहिक लक्षण और आर्तस्राव के लक्षणों को मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो स्थानिक लक्षण मतलब जो योनि में लोकल सिम्टम्स मिलते हैं वो योनि में तोद, वेदना, स्तंभ, कर्कशता, सुप्ति तथा पिपीलिका सृप्ति में चींटियों के चलने जैसी अनुभूति, ये आचार्य चरक ने वर्णन किया। तथा वाग्भट ने इसमें अलग से बताया योनि का भ्रंश या स्रंस, ये लक्षण भी बताया है। एंड सार्वदैहिक लक्षण में जो पूरे शरीर में लक्षण मिलते हैं, आयास, फटीग मिलता है और अन्य वातज रोग। आचार्य वाग्भट ने इसमें बताया कि गुल्मादि जो वातिक व्याधियाँ उसकी क्रमशः उत्पत्ति हो जाती है। वंक्षण पार्श्वादि में वेदना भी बताया आचार्य वाग्भट ने। आर्तस्राव के लक्षण जो वातला योनि व्यापद है उसमें जब आर्तस्राव होता है उसके लक्षण शब्द के साथ होता है, वेदना के साथ, फेन युक्त झागदार होता है, तनु मात्रा में कम होता है, रुक्ष आर्तव का स्राव। आचार्य वाग्भट ने इसके साथ साथ अरुण व कृष्ण वर्ण का आर्तव स्राव का वर्णन किया। तो आचार्य वाग्भट ने चरक जैसा ही वर्णन किया, उसमें कुछ कुछ सिम्टम्स या फीचर्स थोड़े से अलग बताए हैं। आचार्य सुश्रुत का तो वातला योनि कर्कश स्तब्ध शूल एवं तोद व पीड़ा के साथ होती है। टीकाकर चक्रपाणी ने चरक चिकित्सा 30 पे टीका करके बताया है कि अगर जो अन्य ऋतु काल कि रजस्राव काल के अतिरिक्त भी शब्द एवं वेदना से युक्त झागदार रुक्ष आर्तव स्राव को उन्होंने वातिक प्रदर रूप की योनि व्याधि माना है। चिकित्सा वातल योनि व्यापद की स्नेह स्वेद बस्त्यादि वातजाश्चो अनिलापहम, जितनी भी ये वातज रोग है या वातज योनि व्यापद है उसमें वातनाशक अनिलापहम, वातनाशक स्नेहन स्वेदन और बस्ती कर्म करने हैं। ये चरक चिकित्सा 30 का 41 श्लोक है।
एंड उसके बाद 47 में चिकित्सा स्थान में बताया आचार्य चरक ने, वात व्याधि हरम कर्म वात आर्ता नाम सदाहितम, कि जो वातजोनि व्यापद उसमें सभी समस्त वातनाशक चिकित्सा भी करना है। वात आर्ता नाम च योनि नाम सेक अभ्यंग पीचू क्रिया, इसके लिए इसमें बताया आचार्य चरक ने कि जो वात रोगी है, आर्ता नाम वात रोगी है, उसमें वातजोनि व्यापद में सेक परिसेक अभ्यंग पीचू ये सभी क्रियाएं करनी हैं। तो इसमें स्नेहन कर सकते हैं उष्ण एवं स्निग्ध द्रव्यों से निर्मित तैल से, परिसेक अभ्यंग पीचू, और स्वेदन नाड़ी कुंभी और पिंड स्वेद, इसको औदक अनुप मांस या तिल तंडुल युक्त क्षीर में वातनाशक द्रव्यों से इससे नाड़ी कुंभी पिंड स्वेद करना चाहिए। और योनि में लवण और तेल का लेप लगा के उसके बाद अस्म प्रस्तर शंकर स्वेद करना चाहिए। उसके बाद स्वेद करने के बाद सुखोष्ण जल से स्नान करके फिर वातनाशक या जांगल मांस रस के साथ भोजन करना चाहिए। फिर पीचू बताया है कि सैंधवादी तैल, गुड़च्यादी तैल या रासनादी तैल का पीचू धारण करना चाहिए योनि में। कल्क धारण है कि सुखोष्ण तैल से पहले अभ्यंग करके योनि का, फिर हिरमसा कल्क धारण करना चाहिए योनि में। उत्तर बस्ती भी लाभदायक है यहाँ पे, गुड़च्यादी तैल या तैल एवं अम्ल द्रव्यों से सिद्ध क्वाथ या सोरस का उत्तर बस्ती। स्नेहपान है बाला तैल, बृहद शतावरी घृत, कासमर्यादी घृत, ये पान करने के लिए बताए। ये सभी वातला योनि व्यापद में हितकारी होते हैं, उसको समन करने में, उसकी चिकित्सा में इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो मॉडर्न पार्ट है एंडोमेट्रियोसिस से इसको कोरिलेट करते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में देखते हैं। तो जब फंक्शनल एंडोमेट्रियल टिश्यू, नॉर्मल इसकी कंडीशन होती है, जो यूट्राइन कैविटी होती है उसका इनर मोस्ट लेयर में होती है। अगर ये फंक्शनल एंडोमेट्रियल टिश्यू जो इसके ग्लैंड एंड स्ट्रोमा है, ये यूट्राइन कैविटी के आउटसाइड भी कहीं पे इसका प्रेजेंस एंड ग्रोथ कहीं पे होने लगे तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये साइट एंडोमेट्रियोसिस या साइट कहीं पे भी हो सकता है, एनीवेयर इन द बॉडी, बट इसकी कुछ कॉमनेस्ट साइट है, मोस्टली ओवेरीज, फैलोपियन ट्यूब, पाउच ऑफ डगलस, लिम्फ नोड्स, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, सिग्मोइड कोलन, एब्डोमिनल स्कार ऑफ द हिस्टेक्टोमी या सिजरन सेक्शन, इन सब में। बट रेयरली ये कहीं पे भी लंग में, लीवर में, एब्डोमेन में कहीं पे भी हो सकते हैं। कॉजेज, इसके एग्जैक्ट कॉज अनक्लियर, अभी तक इसके एग्जैक्ट काजेस क्या है ये नहीं पता, बट कुछ थियरीज हैं कि रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के समय में रिट्रोग्रेड इसका फ्लो फैलोपियन ट्यूब से होके जो भी डिपेंडेंट पार्ट है वहाँ पे ओवरी या ब्रॉड लिगामेंट वहाँ पे जाके जो इसके फंक्शनल एंडोमेट्रियम होते हैं वहीं पे ग्रो करने लगते हैं। एंड कुछ इसकी थियरी की डायरेक्ट इम्प्लांटेशन, जैसे सर्जिकल स्कार साइट है जहाँ पे कि हिस्टेक्टोमी हुआ हो या सिजेरियन सेक्शन हुआ हो या फिर एपिजियोटमी हुआ तो वहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लांट हो गया हो, या फिर वेजाइना सर्विक्स यहाँ पे इम्प्लांट हो गया तो वहाँ पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। या फिर ट्रांसफ़र ऑफ द एंडोमेट्रियल सेल लिम्फेटिक एंड वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा बॉडी के अदर पार्ट्स में यहाँ पे भी ट्रांसफ़र होकर वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। एंड इसमें जेनेटिक फैक्टर, इसमें इनहेरिटेंस भी होता है, कई केसेस में देखा गया है जहाँ पे कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हो वहाँ पे इसके एंडोमेट्रियोसिस के इंसिडेंस ज़्यादा मिलते हैं। एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि नॉर्मली जो मैक्रोफेजेज होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल डेब्रीज होते हैं, उसको फैगोसाइटोसिस के द्वारा उसको रिमूव कर देते हैं। बट जब एंडोमेट्रियोसिस हो जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में मैक्रोफेज एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस कुछ ऐसे फैक्टर्स को सिक्रीट्स करते हैं जो कि एंडोमेट्रियल सेल्स जो कि एक्टोपिक साइट में हैं, जो यूट्राइन कैविटी से बाहर अदर साइट्स में हैं, वहाँ पे उसके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो ये सभी थियरीज़ हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस के कॉजेज़ इससे समझ सकते हैं। पैथोलॉजी, जो एक्टोपिक साइट पे एंडोमेट्रियम है, मतलब यूट्राइन कैविटी से बाहर जो एंडोमेट्रियम है उस पे भी जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो एक्टोपिक साइट एंडोमेट्रियम पे भी एक्शन करता है
और वो भी जैसे जैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल यूट्राइन कैविटी में चलती है कि उसका एंडोमेट्रियम का ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने के बाद ब्लीडिंग फेज में वो शेडिंग होके गिर जाता है, मतलब वो शेड आउट होके ब्लीडिंग फेज में हो जाता है। तो ये जो एक्टोपिक साइड के एंडोमेट्रियम, वहाँ पे भी इसी तरह से हार्मोन का एक्शन होता है और वो भी जहाँ पे है वहीं पे ग्रोथ करने लगते हैं। तो जो पीरियाडिकली ब्लड की शेडिंग होती है, या तो वो इंसिस्टेड रूप में, मतलब एक ऐसे सिस्ट रूप में बना लेगा, या फिर सिस्ट टेंस होकर रप्चर हो जाता है। तो अगर वो इंसिस्टेड फॉर्म में सिस्ट रूप में ही है तो सिस्ट जैसे जैसे ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के साथ साथ इनलार्ज होता है, और जो इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, 2 मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो पीरियड होता है, उसमें जो भी इसका सीरम वाटरी पार्ट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड जो उसका कंटेंट इनसाइड में होता है वो कंडेंस्ड होकर चॉकलेट के जैसा दिखता है, चॉकलेट कलर का है। तो जो सिस्ट बनाते थे उसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। ये मोस्ट कॉमनली ओवेरीज में मिलता है। और अगर वो जो सिस्ट है वो टेंस होके रप्चर हो गया, तो रप्चर होने के बाद वो ब्लड, जो रप्चर होने के बाद जो ब्लड वहाँ पे निकला वो इरिटेंट होता है, जो टिश्यू होते हैं, जिसकी वजह से डेंस टिश्यू रिएक्शन होता है जहाँ पे वो लीजन होता है, और वहाँ पे वो फाइब्रोसिस कर देता है। तो ये इसकी पैथोलॉजी होती है। एंड पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, इसमें टिपिकल फाइंडिंग मिलती है पाउडर बर्न, स्मॉल ब्लैक डॉट्स यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और पाउच ऑफ डगलस पे मिलते हैं। एंड स्कारिंग एंड फाइब्रोसिस पेरिटोनियम सराउंडिंग द इम्प्लांट, जहाँ पे इम्प्लांट्स हो उसके साथ चारों तरफ में ऐसे दिखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्लिनिकल फीचर, ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, कुछ 25% केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे भी कोई भी सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। एंड जो सिम्टम्स मिलते हैं, मेन सिम्टम इसमें मिलता है डिस्मिनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन एंड कोमेंस्ट्रुअल डिस्मिनोरिया। एंड इसमें मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे मिनोरेजिया, एपीमिनोरिया, पॉलीमिनोरिया एंड प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, ये सभी सिम्टम्स मिलते हैं। इनफर्टिलिटी मिलता है इसमें, डिस्पेरियूनिया, पेनफुल इंटरकोर्स, क्रोनिक पेल्विक पेन, एब्डोमिनल पेन, एंड जो भी ऑर्गन, जिस ऑर्गन में ये एंडोमेट्रियोसिस हुआ है उस ऑर्गन से रिलेटेड भी सिम्टम्स मिलते हैं। अगर यूरिनरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ तो फ्रीक्वेंसी, डिसयूरिया एंड इवन हिमैक्चूरिया भी मिलता है। एंड अगर सिग्मॉइड कोलन एंड रेक्टम पे ये इम्प्लांट हुआ तो वहाँ पे पेनफुल डिफिकेशन, डायरिया, रेक्टल ब्लीडिंग, ये सभी सिम्टम्स मिलते हैं। डायग्नोसिस, इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस है कि क्लासिकल ट्रायड ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस, इसमें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, डिस्पेरियूनिया, इनफर्टिलिटी, इसको बोलते हैं क्लासिकल ट्रायड ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस। तो जो इसके सिम्टम्स हैं प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। एंड इसमें यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड एमआरआई, इससे भी इसको डायग्नोस करते हैं। एंड लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कंफर्मेशन के लिए। इसमें पाउडर बर्न्स के जैसा दिखता है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट पे। एंड मैच स्टिक स्पॉट पेरिटोनियम ऑफ पाउच ऑफ डगलस के पेरिटोनियम पे मैच स्टिक स्पॉट जैसा दिखता है। स्कैरिंग इन द पेरिटोनियम सराउंडिंग द इम्प्लांट्स, ये सभी फीचर्स मिलते हैं। CA 125 कराने पे जनरल एंडोमेट्रियोसिस केसेस में थोड़ा एलिवेटेड, थोड़ा सा रेज मिलता है। एंड मोनोसाइट कीमोटैक्टिक प्रोटीन 1 ये भी कराते हैं। एंड बायोप्सी, जो टिश्यू या लीजन निकालते हैं उसके बायोप्सी कंफर्मेशन करने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ट्रीटमेंट प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। तो प्रिवेंटिव में ये है कि जब भी कोई यूट्राइन क्यूरेट कर रहे हैं, मतलब DNC या वैसे भी यूट्राइन क्यूरेट कर रहे हैं, या फिर मेंस्ट्रुएशन पीरियड जस्ट स्टार्ट होने वाला हो या कंप्लीट होने वाला हो, तो उस समय पे या इमिडिएटली कंप्लीट हुआ हो तो तुरंत ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट जैसे HSG वगैरह कराते हैं वो नहीं कराना चाहिए। उससे क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि जो क्यूरेट वाला पार्ट हुआ है एंडोमेट्रियम का वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होके किसी अदर पार्ट में जाके इम्प्लांट हो सकता है। एंड फोर्सफुल पर वेजाइनल एग्जामिनेशन इमीडिएटली जैसे ही मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हुआ हो उसके तुरंत बाद नहीं करना चाहिए।
एंड जिस फैमिली में एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री मिल रही हो वहाँ पे अगर मैरिड वुमेन है तो उसको अर्ली फर्स्ट कंसेप्शन के लिए काउंसलिंग उसकी करनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए और फैमिली कंप्लीट करने के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में इनफर्टिलिटी भी एक मेन इसके कॉम्प्लिकेशन में मिलता है। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है कि जो मेन इसको क्यों करते हैं, पेन है, पेन को मिनिमाइज़ करने के लिए या पेन को ख़त्म करने के लिए। एंड जहाँ पे इनफर्टिलिटी है वहाँ पे फर्टिलिटी फिर से फर्टिलिटी करने के लिए, एंड जो भी रिकरेंस ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो इसमें एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है कि कुछ केसेस में वेट एंड वॉच करते हैं कि अपने आप ही कुछ केसेस में ये सबसाइड्स हो जाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट मेनली क्या है, हार्मोन थेरेपी, कि जो एंडोमेट्रियल एट्रोफी जो एक्टोपिक साइड में यूट्रस से अदर जगह पे जो एंडोमेट्रियल ग्रो कर रहा है वो उसकी एट्रोफी हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं कि बाई प्रोड्यूसिंग सूडो प्रेगनेंसी, उसमें ओसीपीज एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस चलाते हैं जिससे सूडो प्रेगनेंसी या फिर सूडो मेनोपॉज डायनाजोल चला के सूडो मेनोपॉज की कंडीशन वहाँ पे कर देते हैं, या मेडिकल यूफ्रेक्टोमी जीएनआरएच एनालॉग के द्वारा ये सारी कंडीशन कर देते हैं जिससे कि इससे ट्रीटमेंट हो जाता है। बट सर्जरी भी करना पड़ता है कई केसेस में जहाँ पे कि सिम्टम सीवियर हो, बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड सिम्टम्स हो, या फिर हार्मोन थेरेपी जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट या हार्मोन थेरेपी किया वहाँ पर रिस्पॉन्सिव ना हो, उसको रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, या फिर जो एंडोमेट्रियोमा जो लीजन है साइज उसका 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, या फिर जो पेल्विक एनाटॉमी हो डिस्टॉर्शन, मतलब ज़्यादा स्कैरिंग हो गई हो या ज़्यादा ही बड़े पैच हो जिसकी वजह से पेल्विक एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो गई हो, तो ऐसे केसेस में सर्जरी करते हैं। सर्जरी मेनली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, उसमें एब्लेशन एंड एडियोलाइसिस करते हैं। एंड लूना है लैप्रोस्कोपिक यूट्रोसैक्रल नर्व एब्लेशन, एंड जहाँ पे कि फैमिली कंप्लीट है, ज़्यादा ही सिम्टम एग्रीवेट हो रहा है या पेल्विक पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई हो तो वहाँ पे हिस्टेक्टोमी भी एडवाइस किया जाता है। एंड फिर इसमें कंबाइंड ट्रीटमेंट, कंबाइंड मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या है कि 3 to 6 मंथ प्री ऑपरेटिव सर्जरी से पहले 3 से 6 महीने तक हार्मोन थेरेपी या मेडिकल थेरेपी चलाते हैं जिससे जो साइज एंड वेस्कुलरिटी लीजन का है वो डिक्रीज हो जाए, जिससे कि सर्जरी करने में आसानी रहे। एंड सर्जरी करने के बाद अगेन 3 मंथ तक, 3 मंथ्स पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद 3 मंथ तक भी फिर से ये हार्मोन थेरेपी चलाते हैं जिससे कि जो भी रेजिडुअल लीजन बच गया हो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए। जनरली इसमें जीएनआरएच एनालॉग और डायनाजोल इसको चलाते हैं। एंड इसमें एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जहाँ पे कि इनफर्टिलिटी है वहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की हेल्प से फर्टिलिटी को फिर से उसको रिस्टोर करते हैं, या इनफर्टिलिटी केसेस में एआरटी यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे वातला योनि व्यापक एंड एंडोमेट्रियोसिस कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।